हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज सुबह का जो लाइव सेशन था उसमें कुछ इशू जो है वो आ गए थे, टेक्निकल इशू आ गए थे। और आप जानते हैं कि कल व्हाट्सएप, फेसबुक और मेरे ख्याल से शायद इंस्टाग्राम वगैरह भी डाउन चल रहा है। बट अचानक से आधी क्लास के बाद जो है वो अपना यूट्यूब भी जो है वो थोड़ा सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, बार बार बफरिंग हो रही थी। तो अब ये सेकंड पार्ट है आप लोगों के लिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट लाइव सेशन वाला जो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद इस पार्ट पर आइएगा। राइट। तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। यहाँ से हम लोग को जो है वो टॉपिक्स को कवर करना है। ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर को जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। राइट। और नेशनल डे फॉर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कनाडा का, इसको हमने डिस्कस किया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, नॉर्थ कोरिया का क्या इशू है, प्लस इंडिया को क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, इसमें क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो ये पूरी चीज़ को मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन को जो है वो हमने कवर किया था। इसमें एक नया फंड जो है वो लॉन्च किया गया है, उसको हमने देखा था। एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, उसको हमने देखा था। इनर लाइन परमिट क्या होती है उसको काफ़ी डिटेल में समझा था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बाहर कहाँ पर इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल होती है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज इस लेक्चर में आगे के टॉपिक्स को जो है वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है पार्टी के सिंबल्स को। आपने देखा होगा इस पार्टी के अलग अलग सिंबल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट। तो अगर पार्टी के सिंबल, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाती है। राइट। एक्स और वाई में जो है वो पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी। राइट। अब वो एक्स और वाई में जो है वो स्प्लिट हो गई है। तो अब ये पहले एक सिंबल जो है वो उपयोग करती थी, यूज करती थी। अब ये डिस्प्यूट हो रहा है कि इन दोनों में से कौन ये वाला सिंबल जो है वो यूज करेगा। तो ये डिस्प्यूट क्या है, सिंबल से रिलेटेड है कि कौन सिंबल यूज करेगा। अब तो पॉलिटिकल पार्टी एक सिंगल पहले हुआ करती थी, स्प्लिट हो गई। तो अब वो ओरिजिनल सिंबल जो है पॉलिटिकल पार्टी का, वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा, इसको कौन डिसाइड करेगी, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। और इसी चीज के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरे मुद्दों के बारे में। बिहार में एक्चुअली क्या हुआ है, एक पॉलिटिकल पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। राइट। तो इनका एक सिंबल है बंगलो सिंबल। राइट। बंगलो इलेक्शन सिंबल। तो इस सिंबल का यूज करने से रोक लगा दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। बोला है कि ये सिंबल का जो है वो उपयोग नहीं किया जाएगा दोनों ही फैक्शन के द्वारा, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो स्प्लिट हुई है, तो उसमें जो फैक्शन, जो हमें ग्रुप अलग अलग देखने को मिला है, तो दोनों को ही मना कर दिया कि आप जो है वो इसका यूज नहीं करेंगे, इस सिंबल का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये एक इशू सामने आया है। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, एग्जाम के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्या अभी इशू चल रहा है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर जो है वो सामने आया। इससे पहले भी हमें देखने को मिला कि कुछ केसेस जो है वो सामने आए थे पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट होने के। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्प्लिट हुई एक्स और वाई में, लेट से। राइट। टसल हुआ दोनों के बीच में, इश्यूज हुए कि कौन इलेक्शन का सिंबल का उपयोग करेंगे। राइट। जैसे कि हम लोग को समाजवादी पार्टी के साइकिल को लेकर जो है वो इशू देखने को मिले थे। AIADMK के 2 पत्ती वाला जो सिंबल है उसको लेकर इश्यूज देखने को मिले थे। राइट। तो इस पर जो है वो पहले भी डिस्प्यूट्स हुए हैं। राइट। बट हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो यहाँ से, जिससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल कैसे अलॉट किए जाते हैं। तो देखिए, एज पर द गाइडलाइंस के अनुसार सिंबल अलॉट करने के लिए या सिंबल हासिल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को एक लिस्ट में से 3 सिंबल जो है वो देने होते हैं। राइट। और इलेक्शन कमीशन की फ्री सिंबल लिस्ट में से 3 सिंबल देने होते हैं। और किस समय देने होते हैं, जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा होता है। अब देखो स्टेप को समझो। नॉमिनेशन पेपर जब एक कैंडिडेट या पार्टी जो है वो फाइल करती है, राइट, नॉमिनेशन पेपर, तो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक सिंबल की लिस्ट आती है। मतलब कि ये लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, या फिर हमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने, जैसे हम एक कंपनी वगैरह जब इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि अपना जो झांसर एकेडमी का आप देख सकते हैं कि एक सिंबल है, एक लोगो है। राइट। झांसर एकेडमी का आप चैनल का वो देखिए, नीचे आपको दिख जाएगा एक लोगो, ब्लू कलर का जो है वो आपको दिखाई देगा, झांसर एकेडमी का, है ना। तो ये क्या, ये अपना लोगो हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसको किसने बनाया, मैंने ही बनाया, अपनी टीम से जो है वो बनवाया। राइट। तो ये क्या किया, हम लोगों ने बनाया। वैसे ही आपकी कंपनी होगी, आपका कुछ होगा ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज वगैरह, तो आपका एक सेपरेट लोगो होगा। राइट। जैसे BMW का एक अलग लोगो होता है और ऑडी का एक अलग लोगो हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो क्या चीज़ है, ये कंपनीज वगैरह के अलग लोगो हैं। तो ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि शायद पॉलिटिकल पार्टी भी अपना खुद से लोगो जो है वो देती होगी, अपना खुद से सिंबल देती होगी, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ अच्छे से क्लियर रखो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिस्ट देती है। जिस समय एक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा होता है, तो उसको इस लिस्ट में से 3 सिंबल जो है वो चुनने होते हैं, चूज करने होते हैं। अभी उसको मिला नहीं है, अभी उसने चुना है। अब मिलेगा कैसे, तो अब आप बात ध्यान से सुनो। इन 3 में से एक सिंबल जो है वो उसे अलॉट कर दिया जाता है,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक एक्स वाई और जेड पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। अब वाई पहले आ गया, तीनों नहीं, जैसे लेट से कि तीनों नहीं, सेम 3 सिंबल जो है वो चूज कर लिया, बट वाई पहले आ गया तो वाई ने बोला कि मुझे ये सिंबल चाहिए, तो उसको वो सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आया जेड, फिर उसको अलॉट कर दिया जाएगा। बट 3 में से बचा क्या, एक ही बचा। अब एक ऑब्वियस ही बात है कि अब इसकी चॉइस की, इसकी प्रायोरिटी की चॉइस के अकॉर्डिंग इसको ये मिलेगा नहीं, जो बचा हुआ है वो उसको अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसा काम चलता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो ये वाली चीज। और जब एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होती है तो इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेती है कि किसको क्या सिंबल असाइन करना है। तो इससे हमने क्या समझा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर है चीज जो कि आप भूल, मतलब वो स्किप करोगे। काफी सारे लोग सोचेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होती है तो उस पर डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगी और वो डिसीजन फाइनल होगा। काफी सारे लोग यहां तक आकर चीजों को खत्म कर देंगे। बट आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि एक अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, या फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है, मतलब अगर डिस्प्यूट होता है इनके बीच में, इन पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। बट वाला स्टेटमेंट होगा गलत, क्योंकि ये उसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के हमें देखने को मिलते हैं, और उस पर किसको कौन सा सिंबल जो है वो असाइन किया जाएगा वो डिसीजन लेती है। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करता हूं, याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, सिर्फ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जब ये स्प्लिट होती हैं तब किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा सिंबल देना है या नहीं देना है, इस पर फाइनल डिसीजन जो लेगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगी। अच्छा, क्या कोर्ट जाया जा सकता है, लेट्स से क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है इस डिसीजन को लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन को चैलेंज करने को लेकर? तो नहीं, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो इस चीज पर जो है वो अपनी पुष्टि दे रखी है ऑलरेडी 1971 में, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इशू ऑन डिस्प्यूट और अ मर्जर, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ इकलौती अथॉरिटी है जो कि डिसाइड करेगी कि अगर डिस्प्यूट होता है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, बट अगेन रिपीटिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व करना, उसको सेटल करना और किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा सिंबल अलॉट करना है, इस पर फाइनल डिसीजन लेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये तो बात हो गई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी की, बट व्हाट अबाउट अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी? उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है कि आप अपने मैटर को इंटरनली रिजॉल्व कर लो या फिर कोर्ट चले जाओ। उस केस में फाइनल डिसीजन जो है वो ईसीआई नहीं देती है, चाहे तो वो दे सकती है, और उसके डिसीजन को जो है वो नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का जब वो अपना डिसीजन देती है तो उसको जब बाइंडिंग माना जाता है, फाइनल माना जाता है, तो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी पर भी जब वो अपना डिसीजन देगी तो उसको बाइंडिंग और फाइनल ही माना जाएगा। कोर्ट में भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए अगर चली भी जाएगी तो भी उनके डिसीजन को रद्द नहीं किया जा सकेगा, राइट? वो एक बात है। बट आपको मेन चीज समझनी है कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी पर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, सिंबल को सेटल करने का मेन जो, यानी कि सिंबल को लेकर जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करने का कि मेन और इकलौती अथॉरिटी ईसीआई है, और इसके डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उसकी पुष्टि ऑलरेडी 1971 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तक कर चुकी है। ये क्लैरिटी रखो, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है। यहां पर लोग हड़बड़ी में जो है वो इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं और फिर निपट जाते हैं, राइट? तो ये गेम जो है इसको आपको सीखना जरूरी है, और इस तरीके से मैं आपको इस गेम को जो है वो सिखाता हूं कि कैसे आपको सिविल सर्विसेज में चलना है, कदम बढ़ाने हैं, और कैसे आप सिलेक्शन जो है वो हासिल कर सकते हो, राइट? और पावर्स, इलेक्शन कमीशन के क्या पावर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यानी ये पावर कहाँ से आती है? तो देखो ऑब्वियस ही बात है, किसी ना किसी ऑर्डर के थ्रू पावर मिलती होगी। तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, तो ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं और उन्हें सिंबल जो है वो अलॉट कर सकती हैं। इसका पैराग्राफ 15 इस ऑर्डर का हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी डिस्प्यूट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, तो उसको जो है या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम को लेकर या सिंबल को लेकर, तो उस पर जो है वो डिस्प्यूट को सेटल करने का काम जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और कितने प्रकार के सिंबल हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 के तहत सिंबल या तो रिजर्व होते हैं या तो फ्री सिंबल होते हैं, राइट? फ्री सिंबल या फिर रिजर्व सिंबल। तो रिजर्व सिंबल जो होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? तो नेशनल पार्टीज के रिजर्व सिंबल हम लोग को देखने को मिलते हैं जो पूरे नेशन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, और 64 स्टेट पार्टी के पास जो है वो रिजर्व सिंबल हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट इसके अलावा जो फ्री सिंबल्स होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नियरली 200 फ्री सिंबल्स हैं जो कि अलॉट किए जाते हैं हजारों की संख्या में अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से पहले,
राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक फ्री सिंबल्स होते हैं और एक रिजर्व सिंबल होते हैं। रिजर्व सिंबल किसके पास है? अभी एट प्रेजेंट 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के पास हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना, और 64 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के पास है ये, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्शन कमीशन की पावर जो है वो क्या हमें देखने को मिलती है? अगर पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होती है और उनसे रिलेटेड अगर सिंबल से रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है वो स्प्लिट हुई दो में, ठीक है, एक्स और वाई में स्प्लिट हुई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो एक को दे सकती है सिंबल, दूसरे को नहीं देगी, या फिर दोनों को ही नहीं देगी। जैसे कि अभी इस न्यूज़ में हमने देखा कि बिहार के अंदर इलेक्शन जो होने थे तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को दोनों को ही जो है वो सिंबल यूज़ ना करने की ऑर्डर दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि दोनों ही उस सिंबल को उपयोग नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और जितने भी डिस्प्यूट है ये रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टी के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे, नॉन रिकॉग्नाइज के ऊपर नहीं होंगे। नॉन रिकॉग्नाइज के ऊपर यूजुअली वो बोलती है इलेक्शन कमीशन कि अपने जो डिफरेंसेज हैं इंटरनली सॉल्व कर लो या फिर कोर्ट में जाकर अप्रोच करो, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेनली टारगेट करती है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, अपना टाइम इन्वेस्ट करती है, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। तो ये है क्लैरिटी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और आपके लिए एक टास्क है कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस होते हैं, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। अब देखिएगा इस गेमिंग डिसऑर्डर जो है ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आप जान ही रहे हैं कि आजकल लोग जो है वो कितना ज़्यादा अपना टाइम जो है वो गेम के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का 11वां रिवीजन जो कि WHO के द्वारा रिलीज किया गया है। और आपको बता दें यूपीएससी के अंदर WHO, यूनाइटेड नेशन, राइट, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। ये जैसे G20 हो गया, राइट, G8 हो गया, G7 हो गया, मतलब ये सब चीज़ें आज की डेट में हम लोग को जैसे क्वाड देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जब WHO किसी चीज़ की बात कर रहा है तो उसको हमें सीरियसली देखना है। तो देखो WHO ने रिलीज किया है इस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस को, राइट, उसका 11वां रिवीजन हमें देखने को मिला है, जिसमें इन्होंने गेमिंग डिसऑर्डर को जो है वो डिफाइन किया है। क्या बोला है? इट इज अ पैटर्न ऑफ गेमिंग बिहेवियर, डिजिटल गेमिंग या फिर वीडियो गेमिंग। गेमिंग के अंदर डिजिटल या फिर वीडियो गेमिंग की बात हो रही है, गेम्स के अंदर आउटडोर गेम्स की बात नहीं हो रही है, ये चीज क्लियर रखो। इन्होंने ये बोला है कि इस गेमिंग बिहेवियर के कारण लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रायोरिटी दे रहे हैं इस प्रकार की गेमिंग को दूसरी एक्टिविटीज के ऊपर, मतलब कि आउटडोर एक्टिविटीज के ऊपर या दूसरी कोई भी एक्टिविटी जैसे स्टडी, उसके ऊपर गेम्स को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो दी जा रही है, जो कि एक प्रकार की डिजीज के अंदर जो है वो शामिल करने की इसको बात की जा रही है कि एक प्रकार का डिसऑर्डर है। लोग डिसऑर्डर यानी कि मेंटल लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो गेमिंग को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी के मुकाबले, मतलब हैबिचुअल हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि लोग जो है वो हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। गेम के कितने लोग एडिक्ट रहते हैं, काफ़ी सारे गेम है, जैसे पबजी है, हमें एडिक्ट करके रखा हुआ था पबजी ने। जैसे मैं हो गया था एक टाइम पर, आपको सच बताऊं तो मैं एक टाइम पर हो गया था। मैं बहुत पहले जिस बच्चे को जो है वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था, राइट, तो वो बच्चा जो था तो उसने मुझे सिखा दिया था। और मतलब फॉर्चुनेटली आज उसका बर्थडे भी है 5 अक्टूबर, राइट। तो अभी क्योंकि क्या होता है कि मैं जब स्टूडेंट के साथ मेरे जब रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं, और स्पेशली ऑफलाइन तो इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और वो एक ऐसा स्टूडेंट है मेरा जो पहली बार मैंने जो है वो जिसको ऑफलाइन जो है वो पढ़ाया था, उसके घर जाकर जो है वो पढ़ाया था, तो और वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है, राइट। तो वही चीज़ है कि कभी भी अपनी लाइफ में रिलेशन ऐसे बनाओ यार जो लॉन्ग टर्म हो, कनेक्टेड हो, कि एटलीस्ट आप मतलब छोड़ भी दो, मतलब साथ ना रहो, जैसे सर्विस ना दो किसी को, तो भी वो आपको पॉजिटिवली जो है वो याद रखे। तो हमेशा वो चीज़ आपको रखना ज़रूरी है, राइट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि उसने मुझे गेम खेलना सिखा दिया था और मैं काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल जो है वो हो गया था, क्योंकि आज की डेट में गेम्स ऐसे हो गए कि आपको एडिक्ट करके रख रहे हैं, एडिक्ट बना रहे हैं। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये रिलीज़ किया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ को मिड 2018 में, राइट, मिड 2018 में रिलीज़ किया था, जिसमें गेमिंग डिसऑर्डर को जो है वो डिफाइन किया गया है अभी। और ICD की बात करें गाइस तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, तो ये बेसिस माना जाता है हेल्थ ट्रेंड और स्टैटिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस प्रकार से लोगों के हेल्थ ट्रेंड होती जा रही है, किस प्रकार से कौन से बिहेवियरियल चेंजेस जो है वो लोगों में होते जा रहे हैं। और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है डिजीज और हेल्थ कंडीशन को रिपोर्ट करने के लिए। जैसे कोई डिजीज है उसको इवन डायग्नोस करने के पर्पस के लिए भी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो है वो उपयोग करते हैं पूरे दुनिया भर में, राइट। इवन रिसर्चर्स उपयोग करते हैं कोई कंडीशन को कैटेगराइज करने के लिए, राइट। और इसमें जिस भी चीज़ को, जिस भी डिसऑर्डर को शामिल किया जाता है उसको कंट्री जो है वो अपनी प्लानिंग के अंदर पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज की प्लानिंग या फिर मॉनिटरिंग ट्रेंड ऑफ डिसऑर्डर के तहत जो है वो शामिल करती हैं, यानी कि चेक करती हैं कि किस प्रकार से उनकी कंट्री में क्या चीज़ चल रही है। जैसे कि अब देखिएगा कुछ समय के बाद एक कुछ सर्वे वगैरह भी होना शुरू हो जाएंगे गेमिंग्स को लेकर, कि गेमिंग डिसऑर्डर को लेकर स्पेशली, राइट, देखिएगा आप आने वाले समय में, राइट।
तो चलो ये था पूरा टॉपिक, इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में। अब बात करेंगे इंटरनेशनल कॉफी डे 2021 के बारे में। 1 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आइडेंटिफाई करना कि फार्मर्स की जो कॉफ़ी बीन्स के जो फार्मर्स हमें देखने को मिलते हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा दूरदर्शा हो गई है, राइट, इनकम उनको जनरेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। और इवन जो हमारा कॉफ़ी को लेकर जो लव है उसको जो है वो एक्सप्रेस करना कि आप कितना चाहते हो कॉफ़ी को। तो मैं तो बहुत बड़ा कॉफ़ी लवर हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है कॉफ़ी, राइट। आप में से किसको पसंद है बताइएगा, और बताइएगा, नहीं तो फिर जल्दी सिलेक्शन लेकर और साथ में बैठेंगे कॉफ़ी पियेंगे, राइट। पहली बार इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 2015 में, जापान ने शुरू किया था और ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल कॉफ़ी डे को 2015 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था 1963 में लंदन के अंदर, और पहली बार डिक्लेयर किया गया था 1 अक्टूबर 2015 को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, राइट। और उसके बाद से ये पूरी दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2021, और मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट जो होता है वो हमारे लिए काम का नहीं होता है। ड्राफ्ट, राइट, ड्राफ्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट हम लोग क्यों ड्राफ्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि किस डायरेक्शन में सरकार जो है वो काम कर रही है, क्योंकि ड्राफ्ट फाइनल चीज़ नहीं है, राइट। और जो मसौदा जो होता है वो फाइनल नहीं होता, और जब जो चीज़ फाइनल होती है उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लैरिटी रहो। तो इस टॉपिक में आपको उतना डेप्थ में नहीं आना है, बट एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो देखो ये इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब हम क्या है, हम लोग क्या है, कंज्यूमर है, राइट, कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, हमारे घर में जो है वो बिजली का कनेक्शन लगा है, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, हम बिल पे कर रहे हैं, है ना। तो अब यहां पर कंज्यूमर के अधिकार को मेनली फोकस किया गया है इस रूल्स के अंदर, और इसे 30 सितंबर 2021 को जो है वो रिसेंटली पब्लिश किया गया इस ड्राफ्ट को। हालांकि पहले भी वाला ड्राफ्ट जो है वो इस प्रकार का सामने आ चुका है, राइट। इसमें कुछ नई चीजें शामिल की गई है, जो ड्राफ्ट पहले, जो रूल्स जो पहले सामने आया था राइट ऑफ कंज्यूमर का, तो उसको रिवाइज किया गया, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं इस ड्राफ्ट के अंदर। अब देखिए इसके अंदर आपको एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि मेनली फोकस नए रूल के अंदर किया जा रहा है कि 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सभी कंज्यूमर को मिलना चाहिए, यानी कि सभी कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी है अनइंटरप्टेड मिलनी चाहिए, मतलब कि बिना रुकावट के जो है वो बिजली जो है वो मिलनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और इसमें यह भी कहा गया कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये प्रोविजन बनाए कि पेनाल्टी का, कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, डिस्कॉम्स जो होती हैं, जो कंपनीज हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं, अगर किसी वजह से किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी लंबे समय तक अगर गुल है, गई है, तो पेनाल्टी जो है वो लगनी चाहिए डिस्कॉम के ऊपर, और कंज्यूमर को जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बंद होने का, राइट। क्योंकि हम पे करते हैं किस चीज़ के ऊपर, कि हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लगातार मिलती रहे, राइट। और हम किसके ऊपर पे कर रहे हैं, यूसेज के ऊपर पे कर रहे हैं। अब आप ये चीज समझिए, हम यूसेज के ऊपर जो है वो पे कर रहे हैं चीजों को, बट अगर ये यूसेज हमें ना मिले, राइट, तो हम उस पर पे नहीं करेंगे, बात बिल्कुल सही है। बट प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस चल रहा है, राइट, आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी अर्निंग हो रही है। जैसे कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूं, ये पूरी चीज जो चल रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है, ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो ब्रॉडबैंड हो जाएगा बंद, तो मेरे लेक्चर्स आप तक जो है वो पहुंच नहीं पाएंगे, इशूज होना शुरू हो जाएगा। क्या पता इलेक्ट्रिसिटी लंबे समय तक गई हो, मैं अपनी डिवाइसेस को जो है वो चार्ज ना कर सकूं, तो मेरा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो यहां पर इस चीज को भी जो है वो कंसिडर किया गया कि अगर आप जो उपयोग कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज गुड, जितना आप उपयोग कर रहे हो, जितना आपका यूसेज हो, उतना आप चार्ज पे कर रहे हो, राइट, अमाउंट जो है वो पे कर रहे हो, बिल पे कर रहे हो। बट अगर डिस्कॉम कंपनी किसी वजह से अगर आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रही है इलेक्ट्रिसिटी, इशू आ गया किसी प्रकार से, तो वो डिस्कॉम कंपनी की गलती है कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं दे पा रही है, तो उस गलती के ऊपर, उसके ऊपर तो पहली बार पेनाल्टी लगेगी, प्लस कंज्यूमर को जो है वो कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये चीज जो है वो लाई जा रही है, इस प्रकार की चीज, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट रखो आप। अब देखिए कुछ एरियाज इस रूल्स के अंदर कवर किए गए, जैसे कि राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के अधिकार पर फोकस किया गया है, और ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज, राइट, मतलब कि जो डिस्कॉम कंपनीज वगैरह होती हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन कि उनको 24/7 सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराना है कंज्यूमर को। एक नया कनेक्शन जो है, मतलब रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, तो इस पर भी फोकस किया गया है कि नए कनेक्शन को रिलीज करो जल्दी से जल्दी, समय सीमा में, राइट। और अगर किसी को अपना कनेक्शन को मॉडिफाई कराना है तो टाइम लिमिट में उसको मॉडिफाई करवाया जाए। मीटरिंग अरेंजमेंट, मीटर को लेकर भी इसके अंदर प्रोविजन लाए गए, बिलिंग को लेकर, पेमेंट को लेकर, डिसकनेक्शन को लेकर, रिकनेक्शन को लेकर प्रोविजन जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, लगातार सप्लाई जो है वो आना चाहिए। कंज्यूमर को प्रोज्यूमर के तौर पर माना गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। प्रोज्यूमर का मतलब होता है जो कंज्यूमर स्टैंडर्ड गुड्स को परचेज करता है, यानी कि उस तक जो
मिलनी चाहिए फैसिलिटी, वो स्टैंडर्ड फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंसी, राइट, जो डिस्कॉम कंपनीज वगैरह हैं तो वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, एक स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस उनका जो है वो होना चाहिए, इस पर जो है वो मेनली फोकस किया गया है। कंपनसेशन मैकेनिज्म, जिसको मैंने भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल सेंटर कंज्यूमर सर्विसेज के लिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो आप जो है वो कॉल सेंटर पर कॉल करें और उसको टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही उस पर आपको जो है वो रिलीफ मिले, राइट। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि जहाँ पर आप शिकायत कर सकें, कॉल सेंटर के अंदर ही आ जाएगा ये वाली चीज़ भी, राइट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और स्टेट जो है उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए इस प्रकार के रूल्स को, और डिस्कॉम जो है उसे और अकाउंटेबल बनाना चाहिए, यानी कि जो कंपनीज हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं उन्हें और अकाउंटेबल बनाना चाहिए, राइट। जैसे कि अगर वो रिन्यू कर रही है किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन को तो समय सीमा में वो रिन्यू करें, राइट, सर्विसेज अपनी लगातार जो है वो प्रोवाइड कराएं। राउंड द क्लॉक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए कंज्यूमर को। तो ये चीज़ हमें बताई जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो पेनाल्टीज लेगी अगर कंप्लाइंस जो है वो फॉलो नहीं कर रही है डिस्कॉम कंपनीज वगैरह, तो वगैरह अगर डिस्कॉम कंपनीज कंप्लायंस को फॉलो नहीं करेंगी तो उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जानी चाहिए, राइट। स्पेशली जहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा रहा है, पंप वगैरह के लिए, और वहाँ पर अगर लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी गोल है तो ऑब्वियसली बात है फार्मर का लॉस है। फार्मर का लॉस के साथ ईल्ड का लॉस, फसल जो है खराब हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है फसल खराब होगी तो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगी, तो फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पर सामने आ रही है। तो आपने देखा कैसे हमने चीज़ों को लिंक किया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, फार्मर का लॉस होगा, मतलब फार्मिंग लॉस होगी, इरिगेशन नहीं हो पाएगा तो ईल्ड मतलब खेत जो है, क्रॉप जो है वो फेलियर हो जाएंगे। क्रॉप फेलियर होंगे तो मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे, मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएंगे, कंज्यूमर और इवन मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यापारी हैं, तो उन तक वो इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि उन तक ही जो है वो मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा, तो वो कैसे बेचकर इनकम जनरेट कर पाएंगे। आप देखो किस तरीके से इश्यूज होंगे, और फिर कंज्यूमर तक चीजें जब नहीं पहुंच पाएगी तो फिर वो भूखा मरेगा, फूड इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो आपको फॉलो अप करना है। सिविल सर्विसेज की डिमांड यही होती है कि आप इस तरीके से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें और फॉलो अप करें, कनेक्ट करें चीज़ों को, राइट। तो ये चीज़ है। और इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर आती है? 7वें शेड्यूल के अंदर कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है? देखो, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 और कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 3 हम लोग को देखने को मिलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट में आती है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पर जो है वो कानून बना सकती है, इसलिए सेंटर भी इस पर जो है वो कानून बना सकती है। सेंटर को पावर है इस पर कानून बनाने की, राइट, इलेक्ट्रिसिटी के सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और आज का ये सेशन जो है वो फाइनली पूरा फिनिश होता है। पार्ट 2 ये फिनिश होता है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। और यूपीएससी 2022 में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। अगर आपको नहीं पता है उस कोर्स के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर डिटेल्स जो है वो दी हुई हैं और लिंक्स दी हुई हैं, तो उसके थ्रू जो है वो आप कोर्स की जानकारी ले लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।